आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो यूनिट नंबर 5th है उसमें दो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है चैप्टर नंबर 8th और ये है चैप्टर नंबर 9th। ये 8th एंड 9th दोनों चैप्टर यूनिट 5th में आते हैं, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर्स मिला के हमारे कितने मार्क्स कवर करते हैं? ये दोनों मिला के 12 मार्क्स कवर करते हैं। जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उसमें 12 मार्क्स के यूनिट 5th से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें ये दो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कौन से फॉर्मूले बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है, मतलब इसका यूज़ करके हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री को काफ़ी टफ चैप्टर है ऐसा बोला जाता है, एक्चुअल में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका अलग है, इसलिए थोड़ी अलग लगती है। इसको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सोचना है, ये सब मैं आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा, ठीक है। आपको बहुत ही इजी लगेगी, हाँ, लेकिन डेली प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। और इसी में नहीं, मैथ्स में तो डेली प्रैक्टिस हमेशा ज़रूरी होती है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसकी उसी दिन प्रैक्टिस करें, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास तभी समझ में आएगी जब आप उसके पहले वाली क्लास अटेंड आपने की है और उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी 8th चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। और उसकी आप लोग प्रैक्टिस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको समझ में आए, ठीक है। चैप्टर बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आ जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी किसी ऊंची बिल्डिंग के पास खड़े होके या कोई भी ऊंची चीज़ के पास खड़े होके ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा होगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। कभी आप किसी बिल्डिंग के पास गए हों और आपने देखा होगा ऐसे इसको, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, और आपने ये भी सोचा होगा इसके टॉप तक अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी डिस्टेंस मुझसे कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मन में आए होंगे, है ना। कभी ऊंची बिल्डिंग को देख कर ही आया होगा कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है, और कभी आया होगा कि यहाँ से, मेरे यहाँ से उस टॉप तक की क्या डिस्टेंस होगी। इस तरह के क्वेश्चंस मन में आए होंगे, ठीक है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन मन में आए होंगे, कभी आप कहीं बिल्डिंग के एकदम टेरेस पे बैठे हों या खड़े हों और आप नीचे कहीं सड़क पे या कहीं भी किसी चीज़ को देखते हैं या किसी गाड़ी को देखते हैं, किसी कार को देखते हैं सपोज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ ऊपर देख के कि वो कार कितनी दूर है मुझसे। ऐसे क्वेश्चंस मन में उठे होंगे, ठीक है। और कार को जब आप देख रहे होंगे और कार हो सकता है धीरे धीरे आपके पास आ रही होगी, फिर आपने सोचा होगा कि अभी तो इतनी दूर थी, अभी थोड़ी पास हो गई, तो डिस्टेंस में क्या चेंजेस आए होंगे, ये कितने टाइम में इतने दूर पहुंच गई, मेरे पास में आ गई, ये कब तक मेरे एकदम पास आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस मन में उठे होंगे, ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी आसमान में उड़ते हुए किसी एरोप्लेन को देखा हो या कोई बलून हो, कुछ भी चीज़। सपोज आपने कभी आसमान में एरोप्लेन को देखा होगा, ठीक है, किसी एरोप्लेन को देखा होगा उड़ते हुए, ठीक है, और सोचा होगा एरोप्लेन है, कितनी ऊपर उड़ रही है, बहुत ऊपर है, मुझसे इसकी कितनी डिस्टेंस होगी। या ये सोचा होगा कभी कि इसकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे ये उड़ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ी ये सोचते सोचते थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं तो ये थोड़ी दूर चले जाती है, तब आपको लगता है कि ये थोड़ी दूर चले गई है, अब ये कितनी दूर होगी, या ये कितनी देर में मुझसे कितनी दूर चले गई। इस तरह के क्वेश्चंस मन में आए होंगे। तो ये इन सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनका जो आंसर है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही मिलता है। तो हम लोग अभी तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर 8th पढ़ रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके जो फॉर्मूले हैं या उनकी जो आइडेंटिटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो 9th चैप्टर है उसमें ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 वर्ड्स से मिलके बना है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इसमें ये ट्राई, ठीक है, एक है इसमें ये गोन,
और एक है ये मैट्री। एग्जैक्टली ऐसे वर्ड से मिलकर ये नहीं बना है। इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, एक तो है ट्राई, एक है गोन, एक है मैट्री नहीं मैट्रॉन। ये 3 वर्ड्स है जो ग्रीक लैंग्वेज के, ये तीनों वर्ड्स है ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड्स। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब कुछ भी मेजर करना, मापना, नापना, तोलना, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब है मेजर्स। ठीक है, इन तीनों ग्रीक लैंग्वेज के जो ये वर्ड्स हैं, इन्हीं से ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। मैंने इसके 3 पार्ट्स किए, कुछ लोग इसके 2 पार्ट्स करते हैं। ठीक है, एक तो ट्रिगोन, इसको एक साथ ले लेते हैं ट्रिगोन, और एक ले लेते हैं मेट्रोन, लेकिन मतलब वही रहता है। ट्रिगोन को वो लोग 3 साइड्स बोल देते हैं और मेट्रोन को मेजर्स बोल देते हैं, तो मतलब एक ही निकलता है, चाहे 2 पार्ट्स करके समझे या 3 पार्ट्स करके समझे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या निकल के आता है कि हम लोग इसमें उन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं जिसमें 3 साइड्स हो और उनके मेजरमेंट से रिलेटेड। यानी मेजरमेंट का मतलब 3 साइड्स किसकी होती है, हम लोग जानते हैं ट्राइंगल की होती है। ठीक है, और ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, साइड्स होती है, तो एंगल्स और साइड्स से हम लोग कुछ इसमें करने वाले हैं। ठीक है, मेजरमेंट किसका, एंगल्स का और साइड्स का। तो ट्राइंगल में एंगल्स और साइड्स में जो रिलेशन है उन्हीं के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। वैसे तो कैसा भी ट्राइंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री उससे रिलेटेड तो है ही। ठीक है, लेकिन उस ट्राइंगल में भी, कोई भी ट्राइंगल है उसमें भी हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करके एक परपेंडिकुलर बनाना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर रिलेटेड है किससे, राइट एंगल ट्राइंगल से। हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है 10th क्लास में, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, ABC। ठीक है, इसमें मैंने B को लिया है 90 डिग्री एंगल पे, मतलब राइट एंगल लिया है। आप लोग एक बात जानते हैं कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी मैंने हाइपोटेनियस लिखा है, आगे जब भी मैं इसको समझाऊंगा मैं ओनली H कंसिडर करूंगा इसको। ठीक है, उसी से समझाऊंगा। अब हमारे पास 2 साइड्स और है, AB एंड BC। आप लोग जब छोटे क्लासेस में थे 8th या 9th में, तो आप लोग इस ट्राइंगल में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट को तो हाइपोटेनियस बोल देते थे, और जो नीचे ये साइड दिख रही है इसको आप लोग बेस बोल देते थे, और इसको परपेंडिकुलर बोल देते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। अभी क्या होते हैं रेशियो, अभी डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, हमें साइड्स और इनके एंगल्स में कोई रिलेशन बताना होता है, शो करना होता है। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो कोई ना कोई इसमें एंगल लेना पड़ता है, वो भी एक्यूट एंगल। इस 90 डिग्री को छोड़कर जो ये 2 एंगल हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले बनते हैं या कंसेप्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो जिस एंगल को भी हम लोग यूज़ करेंगे, सपोज मैं अगर ये एंगल को यूज़ करता हूँ उसको समझाने के लिए, तो जो भी एंगल, सपोज मैंने इसको थीटा, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है थीटा। जैसे हम लोग अभी तक आप लोग थीटा से आप लोग शायद हो सकता है पहली बारी इंट्रोड्यूस हो रहे हों। ठीक है, थीटा एक ग्रीक लेटर का वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी आगे नेम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको थीटा ही मानकर चलते हैं। बुक्स के राइटर्स इसको थीटा में ही कंसिडर करते हैं इस एंगल को। ठीक है, और आप लोग ABCD वैसे तो कुछ भी किया जा सकता है, बस मैंने एक नेम दिया है थीटा। ठीक है, ग्रीक लेटर है थीटा। ग्रीक लेटर्स टोटल 24 होते हैं, उनका मैथ्स में, साइंस में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अभी तक आपने बहुत से ग्रीक लेटर्स यूज़ किए होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब आपने यूज़ किया होगा, सिग्मा। ठीक है, ये सब ग्रीक लेटर्स ही हैं। तो यहाँ भी मैंने ग्रीक लेटर यूज़ किया है थीटा। ठीक है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है थीटा, मतलब इसके मेजर्स को मैंने थीटा कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो भी एंगल
आपको गिवन है या जिस एंगल से आपको रेशियो फाइंड करना है उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया साइड उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेस। मतलब ये जो थीटा एंगल है इसको बनाने वाली जो साइड है, क्योंकि एक साइड तो हाइपोटेनस होगी और जो एक और साइड है जो इस एंगल को बना रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। सपोज मैं अगर इस एंगल को थीटा कंसिडर करता, इसको थीटा नहीं कंसिडर करता, कहने का मतलब मैं इस एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले अगर मैं यहाँ पे आपको बताता तो मुझे परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ता और बेस इसको लेना पड़ता। क्लियर है? तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 90 डिग्री के अपोजिट एंगल, 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और जो भी एंगल से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करने हैं, जिससे रिलेटेड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करने हैं, मतलब जिसको थीटा कंसिडर करोगे उसके ऑपोजिट साइड को आपको परपेंडिकुलर लेना है और जो बच गई साइड जो थीटा एंगल बना रही है उसको हम लोग बेस लेंगे। सपोज अगर हम लोग इसको थीटा लेते तो इसको परपेंडिकुलर ले लेते और ये बेस हो जाता। इतना तो क्लियर हो गया, क्या हाइपोटेनस है, क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग आ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या। नाम से तो पता चल ही रहा है कि हम लोग रेशियोज की कुछ बात करने वाले हैं, है कि नहीं? तो रेशियोज किसके हमें यहाँ चाहिए? यहाँ हमें इनकी साइड्स के रेशियोज चाहिए। ठीक है, तो कैसे, कौन से साइड्स के रेशियोज की हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स है। हाइपोटेनस को मैं h कंसिडर करूँगा, ठीक है, परपेंडिकुलर को P और बेस को B कंसिडर करूँगा। ठीक है, अभी ये 3 है। सपोज ये 3 दोस्त हैं, हमने मान लिया कि 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है P, एक का नाम है H है, एक का नाम B है। ये 3 दोस्त हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है H और एक का नाम है B। ये 3 दोस्त हैं। ठीक है, अब इनको क्या है, एक इन दोनों तीनों के लिए रहने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, और इनको कहीं पर रहने के लिए जगह चाहिए। तो 2 रूम हैं, लेकिन 2 रूम कुछ इस तरीके के हैं। ये एक रूम है, उसी के ऊपर दूसरा रूम है। ठीक है, तो 2 ही रूम मिले हैं। अब इन 2 रूम में इनमें से कोई 2 ही रह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन 2 इसमें किस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, हम लोग इन पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि ये दोनों अगर इन दोनों रूम्स को अगर लेते हैं, ठीक है, हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो फिर क्या सिचुएशंस आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं P और H, ये दोनों दोस्त अगर इनको लेते हैं तो या तो ये इस तरीके से ले पाएंगे इसको कि ऊपर रहेगा P, नीचे रहेगा H, या तो ऐसा हो सकता है अगर ये दोनों मिलके लेने की, अगर ये लोग डिसाइड करते हैं कि P और H को ये मकान ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि P ऊपर वाला ले और H ये नीचे वाला जो रूम है ये ले, या हो सकता है कि H P यानी H जो है वो ऊपर वाला फ्लैट ले या रूम ले और P नीचे वाला ले, ऐसा हो सकता है ये दोनों दोस्त। ठीक है, तो यह हो सकता है कि PH इसको ले। दूसरी बात ये हो सकता है कि ये 2 हैं तो इसको H और B ले, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों में P और H रहेंगे, या तो इन दोनों में PH रहेंगे, या इन दोनों में HB रह सकते हैं, या इन दोनों में PB रह सकते हैं। और तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है ना। जब 3 दोस्त है तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो देखिए PH की हमने बात की, अगर PH इनको लेते हैं तो हो सकता है P ऊपर H नीचे रहता हो, या हो सकता है H ऊपर और P नीचे रहे, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग इनकी भी बात कर लेते हैं, H और B की। हो सकता है B ऊपर रहे H नीचे, हो सकता है H ऊपर रहे B नीचे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं P और B की। ठीक है, हो सकता है P ऊपर रहे और B नीचे, हो सकता है B ऊपर रहे और P नीचे। तो इस तरह से हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई है ये आप देख सकते हैं। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गई है इन दोनों के एक साथ इन रूम्स में रहने की। 8 पॉसिबिलिटीज़ है, सॉरी 6 पॉसिबिलिटीज़ है, समझ गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब वापस हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने यहाँ दोस्त है ये ऐसा बोल के डिस्कस किया। एक्चुअल में P मतलब परपेंडिकुलर है, H मतलब हाइपोटेनस है, B मतलब बेस है। तो परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, इनमें से किसी 2 को लेकर अगर रेशियो बनाते हैं तो ये 6 टाइप्स के रेशियो ही बन सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नहीं है। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है P/H, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये होता है
साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा P/H, इसको हम लोग बोलते हैं साइन। इस रेशियो को क्या बोला जाता है? साइन। और साथ में थीटा इसलिए कहा है कि इस थीटा से रिलेटेड है ये, ठीक है। इस थीटा के बेसिस पे ये रेशियो फाइंड किया है, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा, इसको हम लोग शॉर्टकट में साइन थीटा लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कॉस थीटा। एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है कोसाइन ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोसाइन ऑफ थीटा, शॉर्टकट में कॉस थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेशियो है, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, सॉरी, शॉर्टकट में टेन थीटा है और इसका पूरा नाम है टेंजेंट ऑफ थीटा। समझ गए? साइन थीटा P/H ये फॉर्मूला है एक्चुअली, कॉस थीटा B/H एक फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो मैंने साइन थीटा लिखा है P/H, यहाँ ये रेसिप्रोकल ही है, मतलब P/H का ये तो रेसिप्रोकल है, B/H का यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल ही लिखा है, ये P/B है, ये इसका रेसिप्रोकल ही है, P/B का रेसिप्रोकल है B/P। मतलब ये है कि यहाँ जो मैंने रेशियो लिखे हैं, इसके पास में जो रेशियो लिखे हैं वो इनके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है चेंज कर देना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। अगर इसका पूरा हम लोग नाम देखें तो ये हो जाएगा कोसेकेंड ऑफ, ठीक है, क्लियर है ये। अब इसकी बात करें, ये रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है? ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। अगर इसको फुल फॉर्म लिखना चाहें, सेकेंड ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी इसकी स्टडी करते हैं सेक थीटा, इसको कॉसेक थीटा, साइन, कॉस, टेन ही बोलते हैं, ठीक है। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा। क्या कहते हैं? कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ये इनके फुल फॉर्म है, वैसे आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की जरूरत है। तो साइन थीटा होता है P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक फॉर्मूला बन गया ये। कॉस थीटा होता है B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा हो गया P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H/P का मतलब हो गया कॉसेक थीटा। H/B मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब हो गया सेक थीटा। B/P हो गया कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये जो साइड्स का रेशियो है, इन्हीं को हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा हमने कंसिडर किया है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स ही हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। क्लियर है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। हाँ, इन फॉर्मूले को याद रखने का भी तरीका है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मैं यहाँ पे ऊपर इसकी ट्रिक लिखता हूँ याद करने की। देखिए, हम लोग इनको याद रखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ठीक है। इस तरह से लिख के हम लोग एक ट्रिक से इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसकी ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कह सकता हूँ, कुछ स्लोगन टाइप ही लिख रहा हूँ, जिसको याद करके आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि याद रखने के ट्रिक्स हम लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि ट्रिक्स लिख कर आप लोग एग्जाम में क्या होता है कि ट्रिक्स बता देते हैं तो एग्जाम में स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले लिख देते हैं एक्चुअली पीछे, शीट के पीछे, सोचते हैं कि यूज़ होगा तो इसमें से देख लेंगे। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में यही तरीका सबसे गलत है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने हैं तो आपको याद ही होने चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो तो विदिन 1 to 2 सेकेंड आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज आपसे ये नहीं होगा।
ठीक है, याद रखिए, ट्रिक बता रहे हैं उससे आप लोग याद करेंगे, बाद में तो ये ट्रिक्स पूरी दिमाग में ही छप जाएगी तो आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन 6 फॉर्मूले को याद करना है। मैं इसमें से थोड़ा सा और रब कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा हौच पौच नहीं दिखाई दे। देखिए यहाँ आपको ये 6 फॉर्मूले ही लर्न करने हैं। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे चुराए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे चुराए। ये आसानी से याद हो जाती है, इजीली इसको याद कर लेते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो स्टूडेंट्स याद रखते हैं, यही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा स्टूडेंट्स यही याद रखते हैं और इजीली याद हो जाती है। इससे आप लोग इन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब इनका क्या मतलब है अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पहली लाइन है पंडित बद्री प्रसाद, एक्चुअली इसका ये जो P है, ये जो B है और ये P है, ये हमारे काम का है। PBP, यहाँ देखिए PBP, यही है पंडित बद्री प्रसाद। ये जो मैंने यहाँ डब्बे में लिखा है पंडित बद्री प्रसाद, यही है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन हर हर भोले, इसका HH एंड B लेना है, इसका HHB, ये लिखा हुआ है HHB। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो ये लिखे हैं PBP, ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर भोले, इनसे याद रखा जा सकता है। अब बात करते हैं ऊपर साइन कॉस टेन की। तो साइन कॉस टेन का ये S, ये C और ये T है। साइन कॉस टेन का सोने, ये सोने लिखा है, ये साइन, इसका C मतलब कॉस और T से ये टेन याद रखने के लिए है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ कॉसेक सेक एंड कॉट याद रखना है। तो चाय समोसे चुराए में भी क्या है, CSC है, मीन्स कॉसेक सेक एंड कॉट। वैसे तो इसमें C 3 जगह आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ कॉस कहाँ कॉसेक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आप लोग इस तरह से, जैसे ऐसा होता है ना, जब भी हमारा फ्री टाइम होता है कुछ, तो हम लोग गाने गुनगुनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। आप लोग फॉर्मूले गुनगुनाओ, जैसे यहाँ लिखा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बस गाना गाओ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, याद हो जाएंगे। जब फॉर्मूले बताऊंगा तो वो भी गुनगुनाते रहो। ठीक है, यही तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, 1 या 2 दिन में बहुत ही इतने परफेक्ट हो जाओगे कि नींद में भी आप लोग ये फॉर्मूले बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो इस तरीके से याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो मतलब क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला है B/H मतलब नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, टेन थीटा होता है P/B। ठीक है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। ठीक है, कॉसेक थीटा, थीटा एंगल जो भी एंगल है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, चाहो तो लिख दो। तो कॉसेक का अगर फॉर्मूला है तो फिर ऊपर गया, तो कॉसेक का फॉर्मूला है H/P, मतलब साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए मैं इसके जस्ट नीचे लिखा है ताकि आप लोग समझ सके। कॉसेक होता है H/P, जैसा लिखा वैसा नहीं, साइन P/H है, कॉसेक होता है उल्टा H/P। सेक होगा H/B, कॉट होगा B/P। ध्यान से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ, कॉसेक थीटा होगा H/P, H/P, सेक होगा H/B और कॉट होगा B/P। ठीक है, वैसे अगर आपको ये 3 याद हो जाते हैं, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो बाकी इनके रेसिप्रोकल ही है, तो इजीली याद हो जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा। ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर हुआ ये? अब हम लोग इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, सपोज इसमें इसकी ये जो साइड है ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ये साइड है 5 सेंटीमीटर। हमें इतना ही पता है, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये B 90 डिग्री है, इतना कुछ हमें पता है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, मतलब B पर राइट एंगल है। ठीक है, AB 3 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें सपोज
ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को हमें फाइंड करना है और बुक वाला हमें बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है। सपोज बुक वाला ये कहता है कि साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है, ठीक है, कॉसेक ए फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है और कॉट ए फाइंड करना है। मैंने एंगल की जगह ए लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल की बात हो रही है, थीटा नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो ये इस एंगल की बात करें, ए एंगल की, ठीक है। अब इन तीनों के फॉर्मूले आप मतलब इन तीनों के और इन तीनों मतलब ये 6 फॉर्मूले आप जानते हो जिसमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस का यूज़ होता है, लेकिन हमें तो बेस पता है और ये हाइपोटेनस पता है। ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के ऑपोजिट, ठीक है। इस एंगल से हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है, तो इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है उसको हमेशा हम लोग बेस बोलते हैं और इसके ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 2 साइड्स पता है तो थर्ड साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री अपोजिट, ये तो है हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है मीन्स हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। जो अदर 2 साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होती है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। चाहे इसका सीक्वेंस कैसा भी लिखो, P पहले B बाद में लिखो या B पहले P बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस है एक्चुअली कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो यूनिट्स है ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है। पी स्क्वायर, पी हमें फाइंड करना है और बेस की बात करें तो यहाँ कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर हो गया 25, ये पी स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, ये 3 स्क्वायर हो गया 9, तो प्लस का 9 है इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो हो जाएगा -9, ठीक है। 25 - 9, ये 9 यहाँ कहाँ से आया, ये प्लस का 9 है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया, साइन चेंज हो गया। तो 25 - 9 अगर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। तो पी स्क्वायर 16 है लेकिन हमें तो p चाहिए, तो इनका स्क्वायर रूट फाइंड करो। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो p की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स मिल गई। अब रेशियो फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन ए, ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इतना 4/5, ठीक है। इसकी जो साइड है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 हो गया। कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3/5, ये हो जाएगा 3/5। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4/3। सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ था, सेंटीमीटर दोनों कट गए, एक्चुअली ये रेशियो है ना, तो सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो हमें 4/5 ही मिला। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्लियर है। यहाँ सेंटीमीटर मत लिख देना, कट चुका है वो, ठीक है। अब कॉसेक की बात करें तो वैसे आप जानते हैं कि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। आप ये 4/5 का डायरेक्ट ही 4/5 का 5/4 लिख सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। क्या होता है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा इतना 5/4, ठीक है। वैसे आप जानते हैं इन तीनों के ये रेसिप्रोकल्स ही हैं, तो आप डायरेक्ट ये 3/5 है तो इसको लिख सकता हूँ 5/3, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा 3/4। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। तो इन फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरह लर्न कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इनसे आगे यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है बुक की, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें, बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है जैसा मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बार बार लिख कर याद करो, ट्रिक से याद करो, मतलब ये नहीं कि हम लोग एग्ज़ाम में लिख लेंगे, आपको याद ही होना चाहिए,
ठीक है, इस तरह से याद होना चाहिए कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ sin थीटा, तो आपके दिमाग से 1 या 2 सेकंड में ही आंसर होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा पूछा जाए तो 1 या 2 सेकंड में आपके दिमाग से आंसर आना चाहिए, क्या, p अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इतना याद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और भी काफ़ी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो सब याद करने के ट्रिक्स बताऊंगा, याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली आपसे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।